Hello everyone, my name is Udisha. Welcome back to my channel and River Study. In today's video, we'll be discussing Unit 2 of BEGC 101 Indian Classical Literature. If you have not watched Unit 1 yet, I have added the link in the description below. Make sure to check it out for better understanding. So let's continue with Unit 2, Kalidas and Overview. So let's begin with the introduction. कालिदास की लाइफ के बारे में ज़्यादा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब उनकी लाइफ से रिलेटेड एग्जैक्ट फैक्ट्स या रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। यूजुअली क्या होता है, हम किसी राइटर की लाइफ को पहले देखते हैं, फिर उसके टेक्स्ट को समझते हैं। लेकिन कालिदास के केस में ये उल्टा है, हम उनके टेक्स्ट पढ़ के उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी इंटरप्रिटेशन होती है वो थोड़ी ओपन एंडेड होती है, मतलब फिक्स्ड नहीं होती, और उसमें हिस्टोरिकल बायस भी नहीं होता। अब कालिदास अपने टाइम के लिटरेरी ट्रेडिशंस और कोर्ट कल्चर को अच्छी तरह से समझते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, जहां नवरत्न थे, यानी कि 9 स्कॉलर्स में से एक। उनकी राइटिंग में एक बैलेंस होता है, रॉयल थीम्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी होती है, और वो कॉमन लोगों के इमोशंस को भी समझते हैं। तो यहाँ से हम उनकी राइटिंग जर्नी को और एक्सप्लोर करने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कालिदास बैकग्राउंड and more specifically the problem of date. Scholars ने 3 possible timelines suggest किए हैं। फर्स्ट, 2nd century BC, जब अग्निमित्रम सुंगा का रूल था। ये आइडिया कालिदास के प्ले मालविक अग्निमित्रम के बेस पर दिया गया है। दूसरा टाइमलाइन है 1st century BC, जब विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन का रूल था। और तीसरा टाइमलाइन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है वो है 4th to 5th century AD, जब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइम था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कालिदास की लाइफ के बारे में कोई एग्जैक्ट बायोग्राफिकल डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उनके काम को हिस्टोरिकल वे में इंटरप्रिटेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट एक अच्छी चीज़ ये है, नोइंग लिटिल अबाउट कालिदास टाइम फ्रीज अस फ्रॉम बाइंड्स ऑफ हिस्टोरिसिटी। मतलब जब हमें उनके टाइम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, तो हम बिना किसी हिस्टोरिकल प्रेशर के उनके वर्क्स को समझ सकते हैं और ओपन एंडेड पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटी ऑफ उज्जैन एंड इट्स रेलेवेंस। कालिदास के डिस्क्रिप्शन से ये क्लियरली पता चलता है कि उनका मालवा रीजन और उज्जैन से डीप इमोशनल अटैचमेंट था। उन्होंने विंध्या माउंटेन और मालवा रीजन के नेचुरल ब्यूटी को बड़ी लविंगली और एग्जैक्टनेस के साथ डिस्क्राइब किया है, एज इफ द लैंडस्केप ले ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द लूम ऑफ टाइम बुक। उज्जैन उस टाइम एक कल्चरल, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक सेंटर था। अमृता सेन ने बोला, उज्जैन इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE was the location of the principal meridian for Indian calendars। मतलब इंडियन टाइम और कैलेंडर्स की कैलकुलेशन का मेन रेफरेंस पॉइंट जो था वो था उज्जैन। ये सिटी लर्निंग, म्यूजिक, आर्ट्स और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी रिच और एडवांस थी। E.M. फोस्टर का कहना है, देयर वॉज नो ड्रेथ ऑफ वेल्थ इन उज्जैन, यानी उज्जैन में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। और इसी बैकग्राउंड में कालिदास की कैरेक्टर्स भी हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, डिग्निटी और रिचनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पेशली उज्जैन के लाइफस्टाइल में। तो चलिए बात कर लेते हैं कालिदास के लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में। कालिदास के पास एपिक्स, फिलॉसफी, ग्रामर और एस्थेटिक का बहुत डीप नॉलेज था, और ये उनके वर्क में क्लियरली दिखता भी है। मालविक अग्निमित्रम के प्रोलॉग में एक इम्पॉर्टेंट लाइन मिलती है, हाउ कैन द वर्क ऑफ द मॉडर्न पोएट कालिदास बी मोर एस्टीम्ड देन द वर्क ऑफ बसा, कविपुत्र, सौमिलका। ये जो लाइन है बेसिकली एक कंपैरिजन है पुराने पोएट्स जो थे उनके बीच में और कालिदास के बीच में। लेकिन फिर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन वहाँ पे बोली गई, एवरीथिंग इज नॉट प्रेजवर्दी जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड, नॉट शुड बी अ पोएटिकल वर्क बी डिसमिस्ड जस्ट बिकॉज इट इज़ न्यू। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ सिर्फ इसलिए प्रेज मत करो क्योंकि वो पुरानी है, और ना ही किसी नए वर्क को इसलिए इग्नोर करो क्योंकि अभी वो नया आया है। ठीक है। हक्सन ने बोला, बसा वॉज ऑलरेडी वेल नोन ओवर 1500 ईयर्स अगो। जब कालिदास ने अभी लिखना शुरू ही किया था, तब उससे पहले बसा जो थे उससे पहले के हैं, और वो ऑलरेडी बहुत वेल नोन पोएट रहे हैं।
तो इससे हमें पता चलता है कि कालिदास के टाइम में भी लिटरेरी कंपैरिजन होते थे। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि कालिदास का कनेक्शन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भी हो सकता है, और इस पे रजन ने बोला, इट इज पॉसिबल दैट द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र सेट डाउन टू कंपोज हिज ट्रीटीज विद कालिदास प्लेस बिफोर हिम। इसका मतलब ये है कि नाट्य शास्त्र लिखने वाले ने कालिदास के वर्क को पढ़कर अपना काम शुरू किया हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया था प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन या फिर एक ओपनिंग पार्ट किसी भी प्ले का, किसी बुक का या फिर किसी पोएम का, जो ऑडियंस को बैकग्राउंड देता है अबाउट द स्टोरी। ये प्रॉपर वर्क नहीं बताता, बस एक इंट्रोडक्शन देके जाता है अबाउट द वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कालिदास एंड हिज फेमस वर्क्स। तो सबसे पहले उनके कुछ फेमस पोएम्स देख लेते हैं। पहली है ऋतुसंहारम। ये पोएम जो है वो सीजन्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती है। सेकंड है कुमारसंभवम। ये जो पोएम है वो लॉर्ड शिवा के बेटे कार्तिकेय, उनके बर्थ के ऊपर है। थर्ड है मेघदूतम। ये एक यक्ष यानी कि डिवाइन बीइंग जो कर्स होने के बाद अपनी बिलव्ड से दूर हो जाते हैं और फिर बाद में कैसे क्लाउड को मैसेंजर बनाकर वो भेजते हैं, उसके ऊपर है। इस पोएम में पैथोस यानी कि इमोशनल पेन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। फिर कुछ प्ले देख लेते हैं। सबसे पहले है मालाविकग्निमित्रम। ये एक रोमांटिक प्ले है। सेकंड है विक्रम और उर्वशी। ये एक किंग और अप्सरा उर्वशी की लव स्टोरी है। उसके बाद थर्ड है अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास का सबसे फेमस प्ले है और ये किंग दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी को दिखाता है, जिसमें कि मेमोरी लॉस, रिकॉग्निशन और रियूनियन ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। ये हमने यूनिट 1 में ब्लॉक इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था तो वहाँ पे भी शॉर्ट समरी देखी थी। तो अगर आपने यूनिट 1 अभी तक नहीं देखी है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। नेक्स्ट है हमारे एपिक। तो इनका एक एपिक है रघुवंशम, ये भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और कालिदास के वर्क में जो मेजरली देखा जाता है वो ये है कि उनके जो थीम होते हैं उसमें डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी का एक क्लैश है, ठीक है। मतलब कालिदास के प्लेज में इम्पॉर्टेंट थीम दिखते हैं लाइक डिज़ायर, चाह। डिज़ायर मतलब होता है किसी चीज़ की चाह करना, और ड्यूटी मतलब अपना रोल, अपना कर्तव्य निभाना, ठीक है। तो इसके बीच में क्लैश दिखता है और इसके एग्जाम्पल जो है वो इनके ये तीनों वर्क हैं, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मेघदूतम, इन तीनों ही वर्क में डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी का क्लैश देखने को मिलता है। Now let's talk about epic in drama, the original शकुंतला in the महाभारत। महाभारत में भी शकुंतला स्टोरी का रेफरेंस मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में एक स्टोरी आती है जिसका नाम है शकुंतलोपाख्याना। इस स्टोरी का मेन फोकस जो है वो राजा दुष्यंत और उनके बेटे भरत पर है, ना कि शकुंतला पर। जैसे कालिदास ने अपने प्ले पे पूरा फोकस जो है वो शकुंतला पर दिखाया है, लेकिन महाभारत में जो स्टोरी आती है उसका फोकस जो है वो राजा दुष्यंत और उनके बेटे भरत पर है। भरत पे इसलिए है क्योंकि जो पांडव और कौरव थे महाभारत में, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत, ठीक है। तो वो उसी लीनियज से कहीं ना कहीं आते हैं, इसलिए जो फोकस है वो भरत पे दिखाया गया है। तो राजा दुष्यंत जो है वो एक बार कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे कैसे वो शकुंतला से मिलते हैं, उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर वो एक सीक्रेट मैरिज यानी कि गंधर्व मैरिज जो है वो कर लेते हैं। फिर आगे जाके स्टोरी और बढ़ती है। शकुंतला को कर्ज मिलता है जिसकी वजह से दुष्यंत जो है उन्हें भूल जाते हैं। जब शकुंतला उनके किंगडम में पहुंचती है तो दुष्यंत उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं और वो ह्यूमिलेटेड फील करती हैं कि उनको पब्लिकली जो है वो पहचाना नहीं गया, इंसल्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर स्टोरी थोड़ा और आगे बढ़ती है और कैसे जो है वो भरत उनके बेटे दुष्यंत को मिलते हैं। उसके बाद एक डिवाइन वॉइस यानी कि एक आकाशवाणी हम बोल सकते हैं जैसे हिंदी में, तो एक डिवाइन वॉइस है वो आती है और ट्रुथ जो है वो रिवील होता है। फिर बीच में उन्हें रिंग भी मिलती है। ये पूरी एक स्टोरी है जो हम आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे। मैंने एक शॉर्ट समरी जो है वो ब्लॉक इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको यूनिट 1 के वीडियो में दी थी, तो आप वहाँ से जाके भी दोबारा इसे पढ़ सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में लो। तो बस यही है इस पॉइंट में कि कैसे दुष्यंत और उनके लीनिएज यानी कि भरत पे पूरा फोकस है महाभारत का, लेकिन जो प्ले कालिदास ने दिखाया उस पर उन्होंने पूरा फोकस जो है वो शकुंतला पर डाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। कालिदास ने जो महाभारत की एपिक स्टोरी थी उसको एक ड्रामेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया।
मतलब कहानी को एक ड्रामा के फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब क्या डिफरेंस है एपिक और ड्रामा में? एपिक जो है इट टेल्स द स्टोरी, उसमें एक नरेटर होता है जो सब कुछ बताता है और थोड़ा जजमेंटल भी होता है, मतलब वो किस करेक्टर का क्या गलत है या क्या सही है ये भी डिसाइड करता है। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा जो है वो कहानी को यानी कि किसी भी स्टोरी को शो करता है। ड्रामा जो है उसमें करेक्टर्स अपने इमोशन और डायलॉग्स से सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं और ऑडियंस को ओपन इंटरप्रिटेशन मिलती है, मतलब जो देख रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल सकता है। अब कालिदास ने क्या किया, उन्होंने स्टोरी का जो फोकस है वो राजा दुष्यंत से हटा के पूरा शकुंतला पर डाल दिया। अब शकुंतला जो है वो बन गई इमोशनल और मोरल सेंटर ऑफ द स्टोरी। उनकी फीलिंग्स, उनका पेन, उनकी आइडेंटिटी कहानी का मेन थीम बन जाता है। ड्रामा का जो है वो एक और एडवांटेज है, इसमें ऑडियंस को एक्टिवली इन्वॉल्व होने का चांस मिलता है। ऑडियंस करेक्टर से एम्पैथी फील कर सकती है और उनके इमोशंस और साइकोलॉजी को डीपली समझ सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंशिएंट इंडियन एस्थेटिक्स, ड्रामेटिक आर्ट। संस्कृत ड्रामा सिर्फ एक सिंपल चीज़ नहीं थी, ये एक कंप्लीट आर्ट फॉर्म था जिसमें पोइट्री, डांस, जेस्चर, कॉस्ट्यूम और म्यूजिक ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। ये सब वेदास, फोक प्ले और एग्रीकल्चर रिचुअल में डीपली रूटेड था। ऋग्वेदा सिर्फ एक रिलीजियस बिलीव नहीं था, बल्कि इसमें हमारे डाउट्स और हमारे क्वेश्चन इनको भी एक प्लेस मिला हुआ था। अमृता सेन के थ्रू एक लाइन कोट की गई है, हु रियली नोज हु विल हियर प्रोक्लेम इट, परहैप्स इट फॉर्म इटसेल्फ और परहैप्स इट डिड नॉट। ये लाइन ये दिखाती है कि ऋग्वेद क्वेश्चनिंग और एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड को भी सपोर्ट करता है। एंशिएंट इंडियन ड्रामेटिक आर्ट सिर्फ रिलीजियस या डिवोशनल नहीं था, बल्कि उसमें क्यूरियोसिटी, रीजनिंग और एक्सप्लोरेशन का भी एलिमेंट था। And this is the proof of India's diverse and questioning culture. Now let's talk about भरतनाट्य शास्त्र। तो हमने देखा कि कैसे महाभारत के अंदर शकुंतला की ओरिजिनल स्टोरी बताई, जहाँ जो सारा फोकस था वो किंग दुष्यंत और उनके बेटे पर था, भरत पर। फिर कैसे कालिदास ने इस एपिक को ड्रामा में बदला और पूरा फोकस जो है वो शकुंतला के इमोशन, पेन और उसकी जर्नी पर ले आया। लेकिन ये जो चेंज है फ्रॉम एपिक टू ड्रामा, ये कैसे आया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी लिटरेरी ट्रेडिशन है और वही ट्रेडिशन हमें मिलती है भरतनाट्य शास्त्र में। तो अब समझते हैं कि क्या है भरतनाट्य शास्त्र। ये एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जो थिएटर और ड्रामेटिक आर्ट्स पे लिखा गया है। इसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है क्योंकि ये भरत मुनि ने खुद लिखा था। और एक लाइन आती है, आई शैल मेक अ फिफ्थ वेदा ऑन द नाट्य which will conduce to duty, that is dharma, wealth, that is earth, and give a review of all arts and crafts। मतलब भरत मुनि ने कहा कि मैं एक पांचवा वेद लिखूंगा जो नाट्य पे होगा, जिसमें ड्यूटी यानी कि धर्म और वेल्थ यानी कि अर्थ और भी बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि बहुत सारी कला होंगी, उनका रिव्यू होगा। यानी कि ये टेक्स्ट जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये लाइफ के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये जो टेक्स्ट है ये सबके लिए ओपन था। हर वेद जो बाकी के दूसरे वेद्स हैं वो सबके लिए नहीं है, बट ये जो टेक्स्ट था ये सबके लिए ओपन था, चाहे फिर वो विमेन हो या फिर वो शूद्रस हो। ठीक है, सो इट वाज इंक्लूसिव। ये जो नाट्य शास्त्र है ये कहता है कि ड्रामा के 10 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग प्लेज जैसे कि नाटक और प्रकरण। उसके बाद आता है शॉर्ट और थीम प्लेज जैसे कि बनस, इसमें क्या होता है कॉमिक और सैटारिकल प्ले होता है ये। उसके बाद आता है इहामृग, ये क्या होता है, ये मिथिकल और ड्रीम लाइक प्ले है। देन उसके बाद व्यायोग यानी कि हीरोइक सीन विदाउट फीमेल कैरेक्टर। और सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जो इस टेक्स्ट से आया है वो है रसा थ्योरी। रसा का मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स जो ऑडियंस फील करती है। मतलब वो किसी कोई प्ले देख रही है, ऑडियंस जो है कुछ प्ले देख रही है और उसके बाद जो उनके अंदर एक इमोशन, एक फीलिंग्स इवोक होती हैं, जैसे कि हो सकता है उनके अंदर सॉरो आए या फिर हास्य यानी कि लाफ्टर या फिर वीर यानी कि ब्रेवरी, ये सब फीलिंग्स जो हैं उनके अंदर आए। तो ये सब फीलिंग्स जो हैं इन्हें ही बोलते हैं, इन्हीं इमोशंस और फीलिंग्स को रसा बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के हम 8 टाइप्स ऑफ रसा पढ़ेंगे और ये उसी से ही लिए गए हैं नेम, जैसे कि करुणा, सौरो और वीर जो नेम है ये वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो जब कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा वो इसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, जहाँ ड्रामा सिर्फ स्टोरी नहीं इमोशनल जर्नी होता है
और इसी लिए उनका जो ये नाटक है इतना टाइमलेस बना। Now let's talk about the 8 rasas according to Bharatnatyam Shastra. The first one is Shringar, that is love, feeling of love, romance, beauty. Second, Hasya, that is humor, funny or laughing moments. Third, Karuna, that is compassion, sadness, pity, emotional pain. Next is Rodra, that means anger, feeling of anger or rage. Fifth is Veer, that means heroism, like brave, bold, and strong action feeling. Then Bhayanak, fear, that is scary or fearful emotion. Seventh is Vibhatsa, that is disgust, like gross or yucky feeling. The last one is Adbhut, yeah, that means wonder, like surprise, magic, or अमेजमेंट। ओके, सो ये 8 रसास हैं जो ऑडियंस फील कर सकती है किसी भी वर्क को देख कर, सुन के, पढ़ के। ठीक है, देन श्रृंगार रस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है हमें कालिदास के प्लेस, स्पेशली शकुंतला में श्रृंगार रस यानी कि लव और इमोशन हमें बहुत ज़्यादा दिखा। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कालिदास को अंडरस्टैंड करने का अगर कोई बेस्ट वे है तो वह है उनके वर्क्स, ना कि उनकी पर्सनल हिस्ट्री। वैसे भी उनकी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री जो है वो है भी नहीं, इतनी अवेलेबल नहीं है, बट उनके जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से उनके बारे में पता भी चलता है। उनके प्लेज, पोम्स और एपिक्स में एक इमोशन, ट्रेडिशन और क्रिएटिविटी का परफेक्ट मिक्सचर मिलता है। शकुंतला प्ले से ये दिखता है कि कालिदास का फोकस स्टोरी के स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पर भी होता है, सिर्फ कहानी पे नहीं, उसका प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट बताती है कि कालिदास का स्टाइल इंडियन ड्रामा थ्योरी से कनेक्टेड है, स्पेशली भरतनाट्य शास्त्र से। So that's all for today's video. I have now completed Unit 2 Kalidas an overview from the book BEGC 101. If you have not watched part 1 yet, the link is in the description below and also at the end of this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel and make sure to hit the bell icon so you never miss an update. Your support helps turn this channel into a growing space for all learners, so hit subscribe and be a part of it. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye-bye.